नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ देख रहे हैं आप अवनीश पीएन शर्मा जी को, जिन्होंने बदल दिया प्रारब्ध बंगाल का। 2 दिन बंगाल में रहे और बंगाल को पूरा बदल के चले आए हैं। तो आप जो है अवनीश जी, बंगाल में आपने 2 दिन में जितना खेल कर दिया कि ममता बनर्जी काली घाट पे उसको ढूंढ रही हैं कि जिसने जो है आके 2 दिन ठहर के और पूरा ही खेल बदल दिया। लेकिन खेल आपने यहाँ बदला, दर्द बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में एक से एक बयान आ रहे हैं। अब उसके राजनयिक यानी जो यूनुस का भी करीबी था, इस सरकार में भी ताकतवर है, वो कह रहा है कि ये गुलाम बांग्लादेश नहीं रह गया है, ये तमाम नहीं रह गया। तो वो करना क्या चाहते हैं? मतलब ये गुलामी से मुक्त है या वो ये चाहते हैं कि साहब उनको इस देश में सांप को बिल में जो है दूसरे बिलों में जाके रहने की इजाजत मिलती रहनी चाहिए ताकि वो सब लोगों को खा सके? क्या वो ये चाहते हैं कि हत्यारे, गुंडे, जिहादियों की भीड़ को इस देश में आमंत्रित किया जाता रहना चाहिए? बांग्लादेश में इतनी आग क्यों लग रही है? क्योंकि बहुत बदले, बहुत सारे बदले। देखिए हमारे यहाँ अखिलेश जी जब बदल गए तो बांग्लादेश में तो आग नहीं लगी, कहीं सारे कुछ कुछ बदल गए तब बांग्लादेश में आग नहीं लगी। बांग्लादेश में ममता बनर्जी के जाने का दुख इतना है कि वो कह रहे हैं कि साहब विद्रोह कर दो, खड़े मत हो। ये क्या है? इस पर आप जरा विस्तार से दर्शकों को समझाइए और अपनी पूरी बंगाल यात्रा का भी जो आपका अनुभव था वो भी जरा बाद में बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बंगाल की लीडरशिप है वो अपने आप को बांग्लादेश की लीडरशिप भी मानने लगी थी। जी सर। बिल्कुल, ये जो आपने अंत में कहा ना सर, बंगाल की लीडरशिप अपने आप को बांग्लादेश का लीडरशिप भी मानती आई। ममता बनर्जी के साथ यही था और वो ग्रेटर बंगाल की हिमाकत करने वाली, उसकी पैरोकारी करने वाली, और जिसके पार्टी के नेता ये कहते हो कि साहब बांग्लादेशी वो बंगाली बोलते हैं, उनकी भाषा बंगाली है, वो हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह रहते हैं, हमारे तरह के लोग हैं, हमारी जबान बोलते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बाहरी नहीं है। तो फिर दर्द बांग्लादेश को होगा क्यों नहीं? वो तो मतलब बहुत, अगर नहीं होता तब आश्चर्य होना चाहिए हमें। और ये सबूत है इस बात का, एक एक बांग्लादेश से जिहादियों के आ रहे रिएक्शन इस बात के सबूत हैं कि बांग्लादेश किस मुहाने पर जा खड़ा हुआ था, जहां से वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने, बंगाल की जनता ने उसे वापस बचा लिया। ये हर एक भारतवासी के लिए बंगाल के मतदाताओं को सल्यूट करने का समय है। जैसे जैसे एक एक वीडियो और एक एक रिएक्शन आते जाए बांग्लादेश से, सीमा पर बाड़बंदी नहीं होगी। बंगाल ने ये सुनिश्चित किया, बंगाल के मतदाता ने अपने जनादेश से ये सुनिश्चित किया कि हम वो सरकार लेके आएंगे जो अपनी पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लेगी। बंगाल में जिहादी तत्व हिंदू मां बहनों को संदेश खाली से लेके आरजी कर तक रौंदते रहे, उनकी अस्मिता, उनके शरीर से लेके उनकी इज्जत अस्मिता तक को रौंदते रहे। तो वेस्ट बंगाल के मतदाता ने यह सुनिश्चित किया कि हम एक ऐसी सरकार लाएंगे कि कैबिनेट की बैठक के बाद जब वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ शुभेंदु अधिकारी मीटिंग करते हैं तो जो उनके शुरुआती एक्शंस हैं कि 2021 के पोस्ट पोल जो हिंसा हुई थी उसकी 1300 से ज्यादा फाइलें जो महिलाओं के प्रति क्रूरता की हैं, जिनमें रेप का थ्रेट, हिंसा, हत्या, छेड़खानी, अपहरण, बदतमीजियां, मारपीट, इन सब की फाइलें दोबारा से खोली जाए। तो बंगाल जो ममता के हाथ में था 15 साल और जिसकी शुरुआत लेफ्ट के उन 34 सालों से हुई और उसको पकाया गया, और बंगाल का ये दुर्भाग्य रहा कि उसने महसूस तो किया 34 साल के बाद बदलाव की आवश्यकता को, और बदला भी 2011 में, लेकिन उसने जाने अनजाने में एक ऐसी महिला के हाथ में अपने बंगाल का मुस्तकबिल दे दिया जिसने उस 34 साल के लेफ्ट के मॉडल को और ज्यादा तीव्रता के साथ ज्यादा उसको विभत्स बना दिया। तो एक तरफ बांग्लादेश के रिएक्शन और दूसरी तरफ जो कारस्तानी किया है, पॉजिटिव कारस्तानी,
बंगाल के मतदाताओं ने। ये बताता है सर कि 2014 को जो कुछ भी हुआ 2014 के साल में, उसको मैं कल्चरल रेवोल्यूशन क्यों बोलता हूं, और क्यों उसको महज एक राजनीतिक रिजीम चेंज या पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं समझाना जाना चाहिए। क्या हम में से कोई कल्पना कर सकता है कि 2014 में अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आज 2014 के इन तमाम सालों के बाद इस साल जब 2026 में हम बंगाल का चुनाव देख रहे हैं तो बंगाल में ये परिवर्तन संभव था? नहीं था सर। बंगाल ने न सिर्फ भाजपा को एक सरकार के रूप में अपने यहां स्थापित किया है, बल्कि भाजपा ने हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट देने वाले, चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी हों, वहां से भी पूरी परंपरा शुरू होती है जो रविंद्रनाथ टैगोर तक आती है, और वहां से आके अंत में अगर आप वैचारिक और राजनीतिक रूप से ले लें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक आती है, उनके जनसंघ के उस दिए के उज्ज्वलन तक आती है। लेकिन जिसको वामपंथ ने अपनी बूटों के तले रौंद डाला, दबा डाला, उस हिंदू आइडेंटिटी को जो कि बंगाल की मूल एक तरह से आप कहें डीएनए में है, लेकिन उस डीएनए को ही समाप्त करना शुरू कर दिया लेफ्ट ने अपने तरीके से किया, और उसके बाद ममता बनर्जी ने किया। वहां से रिकवर हुआ है बंगाल। तो मैं बंगाल का रेस्क्यू मानता हूं, जिसको बंगालियों ने खुद अपनी उंगलियों से रेस्क्यू किया है पोलिंग बूथ तक जाके। इसलिए सर मैं विनम्रता से बार बार कहता था कि हम सभी को बंगाल के चुनाव को इतने प्रतिशत ये हैं, फलाने जगह ये वोट दे देंगे, मतुआ ऐसा कर देगा, फलाने आदिवासी वैसा कर देगा, भद्र लोग ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, ये बोल रहा है, कब बोलेगा, पोलिंग बूथ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इस रूप में यूपी, बिहार या बाकी किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरह नहीं देखना चाहिए। बंगाल का चुनाव एक युद्ध था, धर्म युद्ध था। निश्चित तौर पर यह सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई थी जिसे बंगाल ने जीता है। अब ये संभव कर ले गई भारतीय जनता पार्टी, कारण सिर्फ इतना है कि उसने बंगाल को यह महसूस कराया कि हम तन के खड़े हैं, हर ईवीएम पर खड़े हैं, प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक सफल योगी मॉडल है, हमारे पास एक सफल हेमंता मॉडल है, और इसके जरिए आपकी जो अपेक्षा है, आप जो महसूस कर रहे हैं कि बंगाली प्राइड के नाम पर बजबजाती नालियां वाकई कलंक हैं। बंगाली प्राइड पर ये तमाम ऐसी सेंट्रल की योजनाएं जिससे बाकी प्रदेशों की जनता खुशहाल हो रही है, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे हर घर नल हो, जल की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या किसान सम्मान निधि जैसी ऐसी तमाम सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं जो वेस्ट बंगाल जिससे महरूम था, वो वेस्ट बंगाल का राज्य सरकार कर्मचारी जो आज भी 5वें वेतन आयोग के सैलरी और छठा आंशिक रूप से पे कमीशन लेने को अभिशप्त था, उसको बीजेपी ने कहा कि दरअसल यह सब बंगाली प्राइड पर कलंक है। और उसके साथ हमें धन्यवाद देना चाहिए इस देश की जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने निर्देशन में इलेक्शन कमीशन को लगातार सपोर्ट किया और उसका प्रगटीकरण किया, जब दोनों दौर के मतदान समाप्त हुए तो सीजीआई साहब ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक होता है आंतरिक प्रसन्नता और दूसरा उन्होंने मैसेज दिया पब्लिकली, ये कहा, मतलब पब्लिकली नहीं, भाषण नहीं करते सीजीआई, लेकिन जहां भी वो थे उस दिन अटॉर्नी जनरल के सामने उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूं। बंगाल के मतदाता को केवल आवश्यकता इतनी थी कि बंगाल में 15 साल सरकार नहीं थी, गुंडों का एक गिरोह कायम था जिसकी सरदारन एक महिला थी, मात्र इतना ही था। कोई अगर टीएमसी को एक पार्टी समझे, एक पॉलिटिकल पार्टी समझे, तो माफ कीजिएगा सर, ये बहुत भूल है। और आप देखेंगे टीएमसी अब किस तरीके से तार-तार होगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी तो सत्ता में छोड़ दीजिए, विपक्ष में बैठे बैठे 2 सीटों से न जाने कितना संघर्ष करते करते, और बीजेपी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी तो जीवित रहती है। तो लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सत्ता से मुक्त हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कम से कम एक ऐसी पार्टी है जो समाप्त नहीं हो जाएगी। लेकिन ये अगर कोई गिरोह
अपने को राजनीतिक दल कर कह के आया हो, वो समाप्त जरूर होगा। यहां पर मामला टीएमसी के साथ सपा जैसा भी नहीं है, आरजेडी जैसा भी नहीं है कि ये एक व्यक्ति की पार्टी है। वो एक व्यक्ति की पार्टी होने के साथ साथ एक गिरोह था पूरी तरीके से, और संगठित गिरोह था। तो वहां से बंगाल ने अपनी यात्रा का रुख मोड़ा है निश्चित तौर पर। तो ये एक ऐसी उपलब्धि है जो कि डबल इंजन कॉन्सेप्ट को लेके आई है, और बंगाल अब उस तरफ जा रहा है। बीजेपी ने उसका योगदान सिर्फ इतना है कि उसने बंगाल, मैं बार बार कहता था, बंगाल में, बंगाल के लिए, बंगालियों के बीच, बंगालियों द्वारा चुनाव लड़ा, और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसने वो भय दिया, भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया। और मैं कहता हूं, जब बीएसएफ के लोग, वो तमाम वीडियोस हम आप भी देख रहे थे, जब वो गांव में माताओं बहनों को बता रहे थे कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके बेटे जैसा हूं, आप निकलिए, आप जाइए, वोट कीजिए, क्या ये सब अनायास हो रहा था? ये क्या वीडियो बिना उनके चाहे या बिना उनके बनवाए या बनाए हुए आ रहे थे? आज सोशल मीडिया के, जन मीडिया का क्रांति का दौर है। उन सारी चीजों ने कितना काम किया। और हम आप जब बंगाल में, सर मैं चाहूंगा, मेरी अटेंडेंस भी आपने सिर्फ 2 दिन की लगाई है बंगाल में। मैं 2 दिन नहीं सर, 5 दिन बंगाल में था। आपके साथ मेरी 2 दिन की क्लास थी, तो आपकी कक्षा मैंने 2 दिन आपकी कक्षा मैंने 2 दिन ज्वाइन की थी, और वो भी मेरे लिए फील्ड में इस तरह से राजनीति को सीखने समझने का एक अलग अनुभव था। मैं मानता हूँ ये आप तो मतलब जर्नलिज्म के एक, मेरे लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए आप स्कूल हैं। तो वहां आप याद करें सर, हम लोग आपस में न बात कर रहे थे। आप कह रहे थे यार अवनीश, मैं तो यहाँ काफी दिन से हूं, लेकिन अचानक ये बंगाल अब पहले फुसफुसा रहा था, पहले देख के केवल चुप रह के मुस्कुरा रहा था, फिर इसने फुसफुसाना शुरू किया, फिर हल्के से संकेत देने शुरू किए, और अब तो ये लगातार बोल रहा है और बोलता ही जा रहा है। हर आगे आने वाले घंटे के साथ बंगाल पहले दौर के मतदान के साथ बदला, और ये सारा बदलाव हमने ये बातें कर ली बहुत सारी। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है ये बांग्लादेश की क्यों हो रही है? क्योंकि बांग्लादेश ने इतने दिन तक वो हमारे यहाँ से कैटल स्मगलिंग कर रहे थे। अणुवर्तो मंडल सबसे बड़ा माफिया था, हर रोज वो इतने पैसे भेजता था, वो पैसा सारा टीएमसी को जाता था और खास तौर से अभिषेक बनर्जी को मिलता था। किस तरह से यहाँ ड्रग की स्मगलिंग हो रही थी, किस तरह से वहां से ह्यूमन तस्करी हो रही थी। लेकिन अब यदि भारत वहां अपनी वो लगाना चाहता है तो वहां के गुंडे माफिया ये सब कह रहे हैं, और वहां गुंडा माफिया तो कोई होता नहीं, वो तो सब जिहादी होते हैं, चाहे दाढ़ी हो चाहे वो। जिस तरह से उन्होंने वहां खत्म कर दिया, हिंदुत्व को खत्म कर रहे हैं कंटिन्यू। एक दुनिया के आंखों के सामने एक जेनोसाइड कंटिन्यू चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। 500 दिन से इस्कॉन का हेड वहां जेल के अंदर है, कभी हाई कोर्ट, कभी वो सब नाटक। आज भी बेल डिनाई हुई है, और सरकार की तरफ हुई है बेल, एक्शन नहीं देख रहे हैं। तो ये सब तो है। देखिए, आप अभी अपना दामन बचाते घूम रहे हैं, आपके घर में आग लगी हुई है अगर सनातन की बात करें, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि हमने हिंदुओं को यहाँ बचा लिया, क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं जाते। लेकिन बांग्लादेश जो इतना कर रहा है, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी उनके लिए कोई एसेट थी। मैं तो कह रहा हूं सर, बंगाल से आने वाली एक एक प्रतिक्रिया ये बता रही है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके गिरोह के लोग बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश छोड़ दीजिए, उन जिहादी तत्वों के लिए क्या थी, ये साफ तौर पर पता चला। आप ये बताएं, जब शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, लाउड स्पीकर की आवाज दिन में 5 बार चीख चिल्ला के और पूरे बंगाल को डिस्टर्ब नहीं की जाएगी, गौ तस्करी पर स्ट्रिक्ट लगाम लगानी है, तो सर ये तो आपके पेट पर भी लात पड़ रही है ना सर। एक होता है कि आपकी आइडियोलॉजी, आपके जो मजहब है उसके खिलाफ वातावरण तैयार हो गया कहीं, और दूसरा होता है सर आपकी दुकानदारी बंद हो गई। ये जो लोग सड़कों पर निकल के आ रहे हैं, मैं इन्हें देखिए, ये जो झुंड निकल के आ रहा है, जो इस तरह का रिएक्शन दे रहा है, ये वो अंतिम छटपटाहट है जिसके तार सीधे सीधे टीएमसी से, ममता बनर्जी से, उनके भाईपा से जुड़े हुए हैं, उनके इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ये चीख चिल्लाहट व्यावसायिक लेन देन का मामला है सर।
अच्छा, अखिलेश यादव क्यों भाग के गए थे वेस्ट बंगाल सर? ममता बनर्जी ने तो उस दिन घोषणा किया था कि उनकी तो सोनिया से भी बात हो गई है, उनकी तो तेजस्वी से बात हो गई है, केजरीवाल से न जाने किससे किससे बात हो गई है। लेकिन हरी चादर लेके भाग के गए कौन? अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव केवल बॉर्डर स्टेट नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण तो उन्हें उसी मानसिकता का करना है यहाँ उत्तर प्रदेश में। और ममता बनर्जी से भी मुसलमान थोड़े ही प्रतिशत में, लेकिन बहका है, हुमायूं कबीर की तरफ बहका है, थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ बहका है, लेफ्ट की तरफ बहका है। हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि 3-4% का मामला है। अगर कहीं इन पार्टियों ने, लेफ्ट, कांग्रेस और इन लोगों ने अगर 3-4% का भी स्टेक ले लिया तो ममता बनर्जी का काम लग गया। और अब अंदाजे से कहा जा सकता है कि वो मामला 8 से 10% का रहा है। हालांकि 40+ अभी भी ये हैं। सवाल ये है सर कि बंगाल में जो कुछ भी मॉडल तैयार किया था ममता बनर्जी ने, वो एक व्यापारिक मॉडल था। और गौ तस्करी कहाँ के लिए वो करती थी? वो बांग्लादेश के लिए करे, तो उनकी खुराक बंद किया है बंगाल के मतदाता ने। और शुभेंदु के एक्शन शुरुआती ये बता रहे हैं कि वो एक साथ सारे फ्रंटों पर लगे हैं जो बंगाल की प्राथमिकता है। पहली कैबिनेट में अगर वो महिलाओं के प्रति हुए तमाम अपराधों की फाइलों को रीओपन करा रहे हैं, तो बाड़बंदी का भी, गौ तस्करी पर तुरंत वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट कर रहे हैं। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लाउड स्पीकर से शोर नहीं मचेगा। इन तमाम चीजों को एक साथ जो इस समय बुलडोजर हो रहा है, वो गारगा को गिरफ्तारी हो रही, तो एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। तमाम वो वीडियोस आप देख रहे हैं जहां पर गारगा के यहां से तो सर पिस्टल और हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं वो जो इसका वो, जी जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट। गारगा के साथ जो उसका पुलिस वाला था, क्योंकि वो गारगा से नहीं, उसके साथ में जो था उससे कुछ कार्टेज बरामद हुए। बाकी एक और पकड़ा गया जो हथियार ले रहा था, जो अलग अलग जगह से पकड़े जा रहे हैं। बम पकड़े गए हैं अभी, जो पहले पकड़े गए थे वो कल पकड़े गए हैं, बम और पकड़े गए हैं। जी सर, बेसमेंट का वो महल, हम लोग तो अभी तक शीश महल ही दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का सुना था। आप मुझे बताइए, इतना आलीशान अगर वो बेसमेंट में बना हुआ घर है, ये जमीन के ऊपर भी हो सकता था। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे काले कारनामे और काली कमाई थी जो कि जमीन के अंदर और सतह के नीचे, उसको बंगाल ने उभारा है। तो ये दर्द तो बांग्लादेश में स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक दर्द है सर, वो होगा वहां से। क्यों? क्योंकि अब डेमोग्राफी पे काम होगा, बाड़ेबंदी के साथ हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। और मैं एक चीज का जिक्र करूंगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने एक टीवी कार्यक्रम में, मैं तो उनके करेज को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि ये हम विदेश मंत्रालय और भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के जरिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, उससे अगर हम ये मियाँ भाई लोगों को उधर ढुकाएगा तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। वो लोग जब मानेगा कि हमारा सिटीजन है तब हम ढुका पाएगा। तो बोले आप क्या करते हैं? एंकर ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम तो, हमारा बीएसएफ का लोग इनको पकड़ लेता है, फिर 8-10 दिन 20 दिन मौका देख के रखता है। जब उधर बॉर्डर शांत और सुरक्षित रहता है तो हम उनको उधर ढुका देता है। तो जब शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि हम हेमंता मॉडल लागू करेंगे, बुलडोजर ऑलरेडी योगी मॉडल चलना शुरू हो चुका है, तो ये अब उन्हें, अच्छा एक चीज और भी है सर, उन जिहादी बांग्लादेशियों को ये भी पता है कि ये बंगाल जब एक बार सत्ता पलटता है तो फिर जिसको लाता है उसको एक लंबा वक्त देता है। ये 5 साल का मामला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद खेला पलट जाएगा, क्योंकि बंगाल का ये तरीका रहा है। उसने अब तक अगर सबसे कम समय दिया है तो वो ममता बनर्जी को दिया है 15 साल। तो वो जिहादी यह भी जानते हैं कि ये पेट दबा के, जेब दबा के, मन मार के 5 साल गुजारा कर लेने से बात नहीं बनने वाली। ये जो कुछ भी हो गया है एक लंबे वक्त के लिए हो गया है, और उतने समय में तो यहाँ परमानेंट बंदोबस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज उस बंगाल की जमीन से चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हमको एक मुसलमान ने न भवानीपुर में वोट दिया, न हमको एक मुसलमान ने वहां नंदीग्राम में वोट दिया। और उसके बाद वो आगे बढ़ के कहते हैं ये हिंदुओं की जीत है, इस सरकार को हिंदुओं ने बनवाया है।
तो बंगाली जिहादियों को, जो बांग्लादेशी जिहादी हैं, जब उनको ये समझ में आ रहा है कि बंगाल में दरअसल हिंदू क्रांति हुई है और बंगाल में अभी तक जो इकोसिस्टम और सरकार थी ममता बनर्जी की, वो उनका न सिर्फ मजहबी तुष्टिकरण करती थी, बल्कि उनके पेट, उनका व्यापार, जितने काले आदमी ढुकाना है तो चलेगा, तमाम चीजें हैं तो चलेगा, एसआईआर में नाम कटने वालों के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, तो त्याग दें ममता बनर्जी। अब राजनीतिक प्राण तो उनका हरण कर ही लिया है बंगाल के मतदाताओं ने। तो दर्द ये है सर, और अब हमें पता लगना चाहिए कि बंगाल किस मुहाने पर खड़ा था। और ग्रेटर बांग्लादेश की बातें तो कितनी बार बंगाल के टीएमसी इकोसिस्टम से चल के आई हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा एक पूरा गुंडई का साम्राज्य खड़ा हो गया, और मैं देख रहा था, मैं आज भी ये मानता हूं कि या तो वो इतने बड़े डिल्यूजन में जा चुके थे, लेकिन आपका सिस्टम अभी इस तरह से नहीं हुआ कि उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कैसे अभिषेक बनर्जी, जो खुद ये कह रहा था कि 4 तारीख को मैं डीजे बजाऊंगा, जो अब ये 12-13 तारीख हो चुकी है, वो 13 तारीख तक कहीं दिख नहीं रहा। डीजे तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजा रहा है, और लोग उसके घर जाके हॉर्न बजा रहे हैं कि भाई आप बाहर निकलो, आओ, भाईपो चोर, ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि इस इकोसिस्टम को तोड़ पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? और क्या क्या काम आपको लगता है जरूरी? देखिए, क्योंकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, इंडियन मुजाहिदीन को एक बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग का बांग्लादेश की तरफ से मिलता था, जो उसको हथियार मिले, जो उसको आरडीएक्स मिला, 100 केजी आरडीएक्स बाबू भाई लेके आया था, जो 100 किलो उसने, जिस आरडीएक्स का अलग अलग जगह इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि फिर बाद में इस चीज को झुटलाने की कोशिश की, लेकिन वो एजेंसीज की अपनी अलग कहानियां होंगी। लेकिन बाबू भाई ने बाकायदा गिरफ्तारी के बाद सजा काट के वो वापस चला गया है। तो आपको लगता है कि शायद पहली बार बांग्लादेश की तरफ से, जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है, जिसको हम ये कहते हैं कि सबसे लंबा चूंकि वही है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद निश्चिंत हो पाएगी, क्योंकि लोगों को हेमंता चाहिए, लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जैसा बीजेपी के बहुत सारे राज्यों में आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि उनके नाम याद करने पड़ते हैं। लेकिन आप योगी का नाम अचानक आपकी जबान पर आ जाता है। और सबसे बड़े तो पुशबैक जिसका आपने उदाहरण दिया, हेमंता किसी चीज को छुपाते नहीं है। हालांकि अभी तक तो शुभेंदु वही दिखे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन से आपको क्या लगता है? क्या आप ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जिस तरह से भाईपो ने एक पैरेलल खड़ा कर दिया था, सारे सांसदों के बयान अगर मैं गौर करूं, तो चाहे वो महुआ मित्रा हो, चाहे वो सयानी घोष हो, चाहे वो डोला सेन हो, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो, चाहे वो अभिषेक खुद हो, इन लोगों के बयान, कल्याण बनर्जी हो, इन लोगों के बयानों में ये साफ दिखने लगा था कि जैसे वो इस बात को मान चुके कि वो एक अलग लैंड है, वो अलग देश है। इस तरह की भाषा उनकी लगती थी लोगों को कि वो ये अलग है, ये अलग है। हालांकि हर जगह हम देखते हैं, ये सब लोग बोलते हैं कि साहब ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। लेकिन आपको लगता है कि ये, अगर ये अब जो वहां पॉलिटिक्स होगी उसमें से ये हिस्सा गायब होगा? सर टास्क टफ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बंगाल को जिस तरीके से बिगाड़ा गया है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि बंगाल में विकास गायब है, इंडस्ट्री गायब है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, केंद्र की योजनाएं नहीं पहुंच रही, नहीं, बात इससे बहुत आगे तक की है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय बंगाल में क्या काम कर रहा है? सरकार तो मान लीजिए शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं, सरकार एक हो गई, भाजपा तो अलग है ना, संगठन एक अलग है। अब वो गांव गांव में लाउड स्पीकर लगा के और यह प्रचार कर रहे हैं कि अगर कोई भाजपा का या भगवा पटका लगा के और भाजपा का झंडा लगा के आए, आपसे तोलाबाजी या वसूलीबाजी इस तरह की कोई चीज करे, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, देना नहीं। ये इंटरनल, ये आंतरिक समस्याएं इस तरह की है। राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है, जहां से ये इकोसिस्टम नाम की चीज सॉफ्टली लेफ्ट से आके तृणमूल के पास आता था, और ये प्रयास करेगा, और ऐसे प्रयास हुए 4 मई के नतीजे आने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रहा है, ये सब जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, कि उससे वो उस इकोसिस्टम को अपने यहां जगह लेने नहीं देना चाहते। एक तो ये, दूसरा, शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से अभी तक
का उनका तेवर है। निश्चित तौर पर देखिए सर, उत्तर प्रदेश की प्रकृति अलग है। 17 में वो बदलाव हुआ तो कुछ समय यहां भी लगा, योगी आदित्यनाथ जी को भी समय लगा। अभी भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रैकडाउन होती है, तब हम लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे योगी जी के उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो जाता है। इसके अगर हम तुलना में देखें तो असम क्षेत्रफल से लेके तमाम चीजों में वो एक ऐसा राज्य है, और निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेमंता के लिए वो बड़ा आसान टास्क था जहां असम को लेके आए हैं हेमंता, लेकिन यहां वेस्ट बंगाल थोड़ा सा इस मामले में मैं मानूंगा कि टफ है, कि इसको थोड़ा स्लो गति से चलना पड़ेगा। मेरी बात दर्शक समझें, हम दर्शकों की भावना समझते हैं। वो लोग तुरंत कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो कहा था कि सुबह टांगूंगा और शाम को न्याय कर दूंगा। तो निश्चित तौर पर अब कोई बलात्कार करके देखे, हत्या करके देखे, उनके अपने पीए की जो हत्या हुई उसमें वही बंगाल पुलिस है ना सर, जो इन मामलों को अटकाती रहती थी। वही पार्क स्ट्रीट का बलात्कार है ना, आरजी कार के बाद उसको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तमाम तरह के चीजें उल्टा ही उसके पीड़ित परिवार के ऊपर थोप दी गई। तो मुझे लगता है कि यहां पर न सिर्फ केंद्र की एक भूमिका बनती है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपको पंजाब से इंसर्जेंसी खत्म करने के लिए, तब तो वहां भाजपा की सरकार नहीं थी जो जेएफ रिबरो साहब को उठा के ले गई थी महाराष्ट्र से। केपीएस गिल साहब को रिटायरमेंट के बाद बुलाया था, तो वहां कोई भाजपा की सरकार तो नहीं थी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से चल रहे हैं, उनके एक्शन भी जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो एक इस में वो करने में सफल रहेंगे। और सर एक चीज बताऊं, बाद लोग कहते हैं कि सिस्टम तो उनका, सर रातों रात पुलिस बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर का डंका बजाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। हम सारे लोग कहते हैं कि देख लो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का। सर क्या 2017 में आए तो पूरी पुलिस फोर्स उन्होंने बर्खास्त कर दी थी? नहीं ना। पॉलिटिकल नेतृत्व तो चेंज हुआ, सिस्टम वही रहता है, अधिकारी वही रहते हैं, पुलिसकर्मी वही रहते हैं, लेकिन वो बदलाव होता है। तो अगर सत्ता के शीर्ष पर अगर चीजें साफ हैं, और ऐसा लगता है जब वो कहते हैं, कुछ मामलों में तो शुभेंदु बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये हिंदुओं की सरकार है तो है। और कुछ जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जीतने के बाद वो कहते हैं नहीं साहब हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका हम विकास करेंगे। तो कुछ चीजें बिल्कुल ऐसा लगता है कि शुभेंदु बंगाल की समस्या को समझते हुए बंगाली फ्लेवर के हिसाब से उसके इलाज को तैयार हैं। तो मुझे पूरी आशा है, और केंद्र का सहयोग ही चाहिए होता है, तो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट वो वहां पर सामने आएगा। तो ये सारा मिला जुला के, और सबसे बड़ी चीज जिस तरीके से आपने अभी कहा, भाईपो चोर दीदी चोर, ये सारी चीजें, यानी जनता अब पूरी तरह सहयोग करने के लिए वहां सामने खड़ी है। अभी तो शुभेंदु अधिकारी पीछे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से जनता दौड़ा दौड़ा के चीजें कर रही है। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनता हिसाब लेने के मोड में है। तो जनता भी शुभेंदु अधिकारी और उनके सरकार को शांत बैठने नहीं देगी। यह भी बंगाल के लिए बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट दिख रहा है, और प्रधानमंत्री भी जब जाके वहां पर सबका साथ सबका विकास की जगह सबका हिसाब जोड़ आते हैं, तो ऐसा लगता है कि बंगाल के लिए चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग योजना तैयार करी है। 15 दिन अमित शाह केवल वहां समय काटने, और माछ भात तो पता नहीं वो शाकाहारी व्यक्ति हैं या अपने पन्ना प्रमुखों और बूथ लेवल टीम को मैनेज करने के लिए ही नहीं गए थे। निश्चित तौर पर केंद्र और शुभेंदु की सरकार, ये दोनों मिलकर एक बृहद योजना पे काम करेगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इन्हें। मैं मानता हूं कि विकास और बाकी चीजें तो होती होंगी, क्योंकि ये लोग तो भाई विकास के लिए जाने जाते, कहीं भी सरकार आप बनवा दीजिए। तो ये जो एक विकास का पैमाना है उसको बीजेपी अब लेके चल रही है, ये तो विपक्ष भी मानता है। लेकिन ये जो चीजें हैं जिसको स्पेशली टैकल करना है, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको न किसी यूपी मॉडल की कॉपी करने की जरूरत है, न किसी असम मॉडल कॉपी करने की जरूरत है। एक शुभेंदु को बंगाल मॉडल का निर्माण करना होगा, ऐसी अपेक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद।
आप जो है अपनी जी, आप अवनीश जी, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वो लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग भी करेंगे। साथ में प्रारब्ध पे अवनीश पीएन शर्मा जी के चैनल को वो ज़रूर देखें। जो देखते हैं वो तो देखेंगे ही, जो नहीं देखते हैं वो भी वहाँ पहुँचे। अवनीश जी की वाणी बड़ी विदग्ध है, आपने उनका देखा भी है। आप वहां पहुंचे और उसको जरूर देखें। तो आप जुड़े अवनीश जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती होगी। जय